संकुल आयनों में, संकुल आयनों में धातु आयन, धातु आयन और लिगेंड के मध्य, और लिगेंड के मध्य, धातु आयन और लिगेंड के मध्य आयनिक आयनिक बंध होता है, आयनिक बंध, आयनिक बंध होता है। यानी कि जो धातु आयन है और जो लिगेंड्स है उसके मध्य कैसा बंध होता है? आयनिक बंध होता है। ठीक है, आगे अतः अतः धातु आयन, अतः धातु आयन और लिगेंड्स के मध्य, और लिगेंड्स के मध्य, धातु आयन और लिगेंड्स के मध्य स्थिर स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल होता है। ठीक, यानी का धातु और लिगेंड्स के बीच आयनिक बंध होता है और इनके बीच में कैसा बल आपस में लगा होता है? इनके बीच में स्थिर वैद्युत बल लगा होता है। अतः अतः लिगेंड्स के, अतः लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन धातु आयन, इलेक्ट्रॉन धातु आयन, इलेक्ट्रॉन धातु आयन के कक्षकों में प्रवेश नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, और कक्षकों में संकरण, और कक्षकों में संकरण नहीं होता है, नहीं होता है। बात समझो क्या है? वो ये कहना चाह रहा है कि पहली बात तो ये है कि हमारे जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार आयनिक, संकुल आयनिक जो है और लिगेंड्स के मध्य, यानी कि धातु आयन और लिगेंड्स के मध्य आयनिक बंध बनता है, और आयनिक और इसके दोनों के बीच में कैसा बल होता है? वैद्युत, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। ठीक, और इसके कारण कक्षकों में क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करता है, लिगेंड्स के। ठीक, आगे अगर चाहें तो लिखें, यदि लिगेंड्स ऋणात्मक होता है तो वह धातु आयन की ओर स्थिर आकर्षण करता है, और यदि उदासीन होता है तो ऋण। देखिए, तो आगे हम लिख सकते हैं इसमें क्या, कि यदि लिगेंड्स, यदि लिगेंड ऋणायन, यदि लिगेंड्स ऋणायन होता है, यदि लिगेंड्स ऋणायन होता है तो वह धातु आयन की ओर, तो वह धातु आयन की ओर स्थिर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, वैद्युत आकर्षण बल, आकर्षण बल, वैद्युत आकर्षण बल से आकर्षित होता है। वैद्युत आकर्षण बल से आकर्षित होता है। और यदि लिगेंड्स
यदि लिगेंड्स उदासीन होता है, उदासीन होता है तो उसका ऋण ध्रुव, ऋण ध्रुव ऋण ध्रुव धातु आयन, धातु आयन की ओर, धातु आयन की ओर आकर्षित होता है। ठीक, अब मतलब कि ऐसा कह रहा है कि यदि हमारा जो लिगेंड्स है वो ऋणात्मक होगा तो अलग तरीके से काम होगा, और धनात्मक होगा तो अलग होगा, और उदासीन होगा तो अलग होगा। यानी कि धातुओं अपनी तरफ आकर्षित कब करेगा, लिगेंड्स आकर्षित कब करेगा, इस चीज़ को बताता है। ठीक, अगर देखें तो हम अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि धातु आयन, नंबर 2, धातु आयन और लिगेंड्स के मध्य, और लिगेंड्स के मध्य, लिगेंड्स के मध्य निम्न दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, कौन कौन से? नंबर 1 आकर्षण बल, नंबर 1 आकर्षण बल, और नंबर 2 प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल। तो आकर्षण बल में हम लिख सकते हैं कि धातु आयन की, अच्छा आकर्षण बल कब काम करेगा, आकर्षण बल, तो पहली हेडिंग डालें आकर्षण बल। दो प्रकार का काम करता है, एक आकर्षण बल और एक प्रतिकर्षण बल। तो आकर्षण बल में नॉर्मल धातु आयन की नाभिक, धातु आयन की नाभिक और लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। धातु की नाभिक और लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल लगता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आकर्षण बल लगेगा और दूसरा कौन सा बल लगता है, एक लगता है प्रतिकर्षण बल। तो प्रतिकर्षण बल, तो प्रतिकर्षण बल किस किस के बीच में लगता है, तो लिखिए धातु आयन, धातु आयन और धातु आयन और लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉनों के मध्य। अब हमको ये पता होना चाहिए कि CFT में किस किस के बीच आकर्षण बल लगता है और किसके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। तो धातु आयन और लिगेंड्स के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल लगता है। धातु आयन, धातु आयन के जो कक्षक, के जो कक्षक लिगेंड्स के, लिगेंड्स के अधिक निकट होते हैं, अधिक निकट होते हैं, वे अधिक प्रतिकर्षण, वे अधिक प्रतिकर्षण होते हैं। समझ में आ रहा होगा? एक बार इसको समझते चले, उसके बाद ये पूरा सिद्धांत हम कैसे लिखेंगे, तो जब इतनी बातें हम पढ़ लेंगे तो पेपर में
कुछ ना कुछ तो हमको लिखना ही पड़ेगा कि ये सिद्धांत किस किस के बीच बंध बनाता है, कौन सा बंध बनाता है। इसमें धातु आयन होते हैं, लिगेंड्स होता है, इस तरह वैद्युत आकर्षण बल लगता है। अब आकर्षण बल लगता है तो इसके बीच में दो आकर्षण बल लगते हैं। एक तो हो सकता है कि दोनों के बीच में दो प्रकार के बल थे, एक था आकर्षण बल और एक था प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल था वो धातु आयन की नाभिक और लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगता था। प्रतिकर्षण बल जो था धातु आयन और लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगता था। अगर कक्षक में लिगेंड अधिक पास होते थे धातु आयन के तो आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल ज़्यादा लगता था। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ कुछ देखेंगे, लेकिन इसमें से कुछ परिभाषाएं पूछी जाती हैं, जैसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन किसे कहते हैं, या फिर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा किसे कहते हैं। तो हम उन सब चीज़ों को देखेंगे क्योंकि कुछ एक एक नंबर के प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो जब इसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, तो इन बलों के कारण क्या होगा, ऊर्जा में अंतर आ जाएगा, और यही अंतर जो है तो एक विपाटन बनाएगा क्रिस्ट, और वही क्या कहलाता है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहलाता है। तब जब दो समूह हो जाएंगे इनके कक्षकों में अंतर आ जाएगा, वो भी किसके आधार पर, ऊर्जा के आधार पर, तो वही क्या कहलाता है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम लिखें, इस कारण, किसके कारण, जो हमारे अभी प्रतिकर्षण लगा था और आकर्षण बल लगा था, तो हम अगला लिख सकते हैं, इस कारण धातु आयन, इस कारण धातु आयन के संभ्रांश डी कक्षकों का दो भिन्न ऊर्जा स्तरों के समूह, मतलब कि अलग अलग ऊर्जा के समूह में विभाजन हो जाता है, यानी का अब विभाजन हो गया दोनों ऊर्जा में, क्योंकि किसी पे प्रतिकर्षण ज़्यादा, किसी पे आकर्षण ज़्यादा, विभाजन हो जाता है। यह विभाजन लिगेंडों के क्रिस्टल क्षेत्र के कारण होता है, क्रिस्टल क्षेत्र के कारण होता है। इसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। इसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। तथा अब दो समूह बन गए, तथा दोनों समूहों में विभाजित कक्षकों की ऊर्जा के अंतर को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। तथा इसे डेल्टा से व्यक्त करते हैं। ठीक, तो ये जो है हम देखें, जो CFT है वो विभिन्न ऑक्सीकरण संख्याओं और विभिन्न ज्यामिति के संकुल में क्रिस्टल अलग अलग होती है। तो हम चाहें तो नोट में ये पॉइंट लिख सकते हैं कि विभिन्न
ऑक्सीकरण संख्या, विभिन्न ऑक्सीकरण संख्या और विभिन्न ज्यामिति के संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। क्लियर? यानी का अलग अलग होता है। अब जैसे अष्टफलकीय है, चतुष्फलकीय है, इनके लिए अलग अलग है। तो चतुष्फलकीय के लिए देखेंगे तो हमारा जो है अष्टफलकीय क्षेत्र के लिए तो किस तरीके से बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन हैं, सबसे पहले कक्षकों में डाला गया तो क्या होता है। अगर हम सबसे पहले अष्टफलकीयों के लिए देखें तो कैसे हुआ विभाजन हम आपको दिखाते हैं। तो हेडिंग डालिएगा, आप हेडिंग डालें अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विभाजन। तो अष्टफलकीयों संकुलों में डी कक्षकों का विभाजन किस तरीके से किया गया ये देखिए। तो सबसे पहले धातु, हम ये सब जानते हैं कि जो धातु आयन है, तो धातु आयन कितने होंगे इसमें बताइए। तो धातु आयन के 5 डी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है। ठीक है, जैसे डी एक्स, धातु आयन में तो जानते हैं ना, डी एक्स, डी वाई और डी जेड, डी एक्स वाई, हाँ यही डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, या फिर डी स्क्वायर वाई स्क्वायर और अगला डी जेड स्क्वायर। तो ऐसा होता है कि जो डी एक्स वाई जेड हैं, वो सॉरी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हैं, ये अक्षों के केंद्रित होते हैं और शेष जो 3 बचते हैं डी एक्स वाई, डी जेड वाई और डी जेड एक्स, ये कक्षकों के मध्य केंद्रित होते हैं। तो जिसके कारण इनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व का असर पड़ता है। तो अगर हम देखें तो आप ऐसे डायग्राम से समझेंगे कि हेडिंग डालिए। तो शुरुआत में देखें इसमें अष्टफलकीय वाले होता क्या है कि इसमें जो था वो 5 हैं। जैसे कौन कौन से, एक था हमारा ये था हमारा डी एक्स वाई, ये था हमारा डी जेड वाई, ये था हमारा डी एक्स जेड और ये हमारा था डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये था डी जेड स्क्वायर। यही तो 4 होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी जेड वाई, डी एक्स जेड और जो है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और अगले होते हैं डी जेड स्क्वायर। ये धातु आयन के डी कक्षक हैं। ये क्या हैं, ये हैं धातु आयन के डी कक्षक। यही तो थे, क्योंकि हमने बीबीटी में देखा जो 5 लाइनें करते थे ना, वो 5 ये थी। अब इनको क्या किया कि इनका द्वारा से जब हमने 5 वो बने तो वो 5 किस तरीके से बने होंगे, 1 2 3 4 5। तो ये गोलीय क्रिस्टल की औसतन ऊर्जा हो गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों की औसत ऊर्जा, अब इनकी हम अष्टफलकीय वालों की देख रहे हैं। तो ये ऊर्जा अब डिवाइड हो गई कितने में, तो कौन कौन से में। मैंने कहा था कि जो शुरुआत के 3 थे ये वाले डी एक्स वाई, डी जेड वाई और डी जेड एक्स वाले, ये जो थे ये हमारे अक्ष पर थे। तो नॉर्मली इसका ऊर्जा में जो अंतर आया वो देखोगे थोड़ा सा परिवर्तन आया यहाँ से। तो ऊर्जा पहले कुछ ऊर्जा इधर रही होगी, कुछ इस वालों के इधर रह जाते हैं हमारे 2 और ये 2 रह जाते हैं। एक रह जाता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला
और एक हो जाता है dz² वाला। और इस समय इधर नीचे आ जाते हैं 3, ये 3, एक आता है dxy, एक आता है dyz और एक आता है dxz। ठीक इस तरह के आते हैं। ये वाले जो कक्षक होते हैं इनको बोला जाता है T2G और इनको बोला जाता है EG। बात समझ रहे हैं? ये जो हैं इनको क्या क्या बोला गया है, T2G और EG। तो इस तरीके से हैं। अगर हम इनमें अंतर देखें तो इसमें यही था, ये ऊर्जा का अंतर आता है, ये आता है हमारा क्या, 3/5 डेल नॉट, वो मतलब ऑक्टाएडल यानी का अष्टफलकी की बात हो रही है। और इनके बीच में जो अंतर ये आता है, ये आता है 2/5 डेल नॉट। बात क्लियर है? और यहाँ से ये वाला EG से लेकर 2G तक ये जो आता है पूरा, ये निकल के आता है 10 डेल नॉट, यानी का 3/5 डेल नॉट, और ये निकल के आता है 2/5, यानी का ये वाला पोर्शन यहाँ से लेकर इस वाला ये हो जाता है 3/5 डेल नॉट, और यहाँ से लेकर ये पूरा नीचे हो जाता है हमारा 2/5 डेल नॉट। बात क्लियर है? तो ये अष्टफलकीय में ये रहता है। चतुष्फलकीय में अच्छा हमको ये याद रखना है कि चतुष्फलकीय में होगा ये कि ये वाली ऊर्जा कम हो जाएगी और ये ज़्यादा हो जाएगी, तो ये उल्टा हो जाता है। अष्टफलकीय वाले में ये इस तरीके से रहता है, ठीक, कि EG ऊपर पहुंच जाता है और 2TG नीचे आ जाता है। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ते हैं। तो कभी कभी यहाँ से CFT से एक प्रश्न पूछा जाता है जो आपने सुना होगा कि स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं और वो श्रेणी क्या है। तो हम चलो अगली हेडिंग डालते हैं और वो लिखेंगे फिर। तो अगली हेडिंग डालें, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, ठीक। तो इसके बारे में लिखें, विभिन्न लिगेंडों को उनकी बढ़ती हुई विपाटन अर्थात बढ़ती हुई प्रबलता के क्रम में एक श्रेणी में व्यवस्थित किया जाए तो यह श्रेणी स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहलाती है। स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहलाती है। अच्छा, ये श्रेणी अगर याद रखें तो I नेगेटिव, फिर उससे Br नेगेटिव, SCN नेगेटिव, उसके बाद Cl नेगेटिव, फिर S2 नेगेटिव, फिर F नेगेटिव, OH नेगेटिव, फिर C2O4 2 नेगेटिव, उसके बाद H2O नेगेटिव, वो H2O, उसके बाद NCS S, फिर उसके बाद EDTA। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में EDTA की फुल फॉर्म लिखेंगे, EDTA क्या है, और उसके बाद NH3, उसके बाद यहाँ एक शब्द और आता है EN, इसकी भी पूरा फुल फॉर्म लिखोगे कि EN का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। CN नेगेटिव और उसके बाद CO नेगेटिव, ठीक। ये है हमारी पूरी स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, जो कि लिगेंड्स की अलग अलग बढ़ती हुई विपाटन होता है, यानी कि उसकी ऊर्जा बढ़ती हुई ऊर्जा में, यानी कि एक ऐसी श्रेणी प्राप्त हो जाती है। तो ऐसी ही श्रेणी को हम क्या कहते हैं,